आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A हटाने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करने का 1 बरस मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल में ज्यादातर कश्मीर के लोगों को बंदिशों का ही सामना करना पड़ा है। पहले 370 और फिर लॉकडाउन की वजह से कश्मीर के लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। सवाल ये उठता है कि इस 1 साल में कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, क्या आवाम को राहत मिली है, और सबसे अहम सवाल ये कि सरकार ने अपने जिन वादों पर यह कदम उठाया था, सरकार के ये वादे कितने पूरे हुए हैं, सरकार अपने वादों पर उसने कितना काम किया है। आज इन्हीं तमाम सवालों को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से आइन की दफा 370 की मनसूखी के फैसले ने सबको चौंका दिया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को मनसूख करने का ऐलान किया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। यूटी बनने के बाद कम से कम 890 मरकजी कवानीन भी जम्मू कश्मीर में नाफिज हो गए। यूनियन टेरिटरी के लोगों तक तरक्की के समरात पहुंचने के लिए हुकूमत अपने मिशन पर कारबंद है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की के लिए काम कर रही है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने अपने रिपोर्ट कार्ड में 3 दर्जन से ज्यादा हुसूलियाबियों का तस्करा किया है। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तालीम, सेहत, बिजली समेत दीगर शोबों में नुमाया काम किए हैं। नौजवानों को तालीम, तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 25,000 सीटों की गुंजाइश के साथ 50 नए डिग्री कॉलेजेस खोले गए। 1400 इजाफी मेडिकल व पैरामेडिकल सीटों के साथ 7 मेडिकल कॉलेजेस को ऑपरेशनलाइज किया गया। 5 नर्सिंग कॉलेजेस और 1 कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किया गया। स्टेट स्टाफ कमीशन बोर्ड ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया है। कई ओहदों के लिए इश्तहारात जारी हो चुके हैं। हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ सतहों पर अब तक 10,000 मुलाजमतों का ऐलान किया जा चुका है। लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोमिसाइल कानून को नाफिज किया गया। अहले अफराद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की राह हमवार हो सके। सरहदी इलाकों के लोगों को खुसूसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से 4,76,000 से ज्यादा तलबा ने इस्तेफादा किया है। वहीं 7,42,000 से ज्यादा लोगों को पेंशन की सहूलत फराहम की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूनियन टेरिटरी को खुले में हाजत से पाक बना दिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से तकरीबन 3.5 लाख खानदान मुस्तफीद हुए हैं। हिमायत प्रोग्राम के तहत 14,000 उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई है। जम्मू कश्मीर में सरमाया राग़िब करने के लिए हुकूमत ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी इनेकाद किया और 7 रोड शोज मुनक़िद किए। इस दौरान 13,600 करोड़ रुपए के MOUs पर दस्तखत भी किए गए। हुकूमत ने सनअतों के क़याम के लिए 6,000 एकड़ अराजी की निशानदेही की है और 3 दर्जन से ज्यादा सनअतें कायम करने के लिए जमीन मुंतकिल की है। 370 हटने के बाद, एब्रोगेशन होने के बाद 1 साल के अंदर कम से कम बहुत ज़्यादा ऐसे निर्णय लिए गए जो शायद हमारे हित के लिए, आम जनता के हित के लिए गए। सबसे पहला तो जो डोमिसाइल का इशू था, जो हर बंदे के मन में था कि 370 अगर एब्रोगेट होगा तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमारे हितों का क्या होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसको सेफगार्ड किया, उनके हितों को सेफगार्ड किया। दूसरा बड़ा संदेशा ये गया कि जो हमारे पावर सेक्टर इतने टाइम से कहीं ना कहीं शैम्बल्स में थे, उस पावर सेक्टर को कहीं ना कहीं लाने के लिए LG ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आपने देखा है पिछले दिनों कितना पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है और कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजली और उसको कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे लाने की कोशिश की गई है। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आम शहरी को जो 73rd 74th अमेंडमेंट, जो पुरानी सरकारें पंचायती राज एक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहती थी, उसकी वजह से जो है पंचायती राज एक्ट जो है अपने आप एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद अपने आप वो लागू हो गया है। और अब हर पंच पे, हर ब्लॉक के अंदर जो है डेवलपमेंट के काम जो है पर्कुलेट हो रहे हैं।
दूसरी जानिब चंद सियासी पार्टियों ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और तरक्की के इन दावों को खोखला करार दिया। डेवलपमेंटल होके जो कह रहे हैं मरकजी सरकार कह रही है, कहीं ना कहीं तक हम लोगों को अब ये आश्वासन हुआ था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कहीं ना कहीं कि यहाँ चलो इस चीज़ का हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल दौर गुजरात ले लीजिए, बाकी पूरा हिंदुस्तान में जो हो रही है यहाँ पर भी हो सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कहीं नहीं दिख नहीं रहा है कि जो यहाँ के इन्होंने पुराने ही प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों के थे यहाँ पर, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप ले लीजिए एम्स का जैसे ले लीजिए, जो मेजर चीज़ें हैं, जो PMGS का भी जो बड़े बड़ी स्कीमें यहाँ आती थी, या श्रीनगर स्मार्ट सिटी, अब वो तो ये देखिए ये तो हेड है, ये चेहरा है ये हमारा श्रीनगर, तो स्मार्ट सिटी कहीं भी एक भी प्रोजेक्ट आप देख लीजिए कि कहीं कागज़ों में तो ये बता रहे हैं पैसा इतना आया, पैसा इतना गया, लेकिन विजिबली आप रोड उनका खस्ता हाल देखिए। ये जो 1 साल हुआ है, ये 1 साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए धोखेबाजी से और झूठ से पुर रहा। एक नई ईंट भी यहाँ पर पिछले 1 साल में नहीं लगी। अगर हम तामीर तरक्की के हवाले से बात करें, उन मिनिस्टर्स ने आकर यहाँ पर उन्हीं प्रोग्राम्स, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जो पिछली सरकारों ने ऑलरेडी बनाए थे। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट दस्तयाब न रहने से लोगों खासकर तलबा को दुश्वारियों का सामना है। वहीं सियाहती शोबे से जुड़े अफराद भी मुतासिर हुए। जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता तामीर और तरक्की की सरगर्मियां जोर पकड़ रही थीं, लेकिन कोरोना वायरस की वबा ने इस रफ्तार को सुस्त कर दिया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने यूटी के साथ साथ पूरे मुल्क पर मनफी असर डाला। ताहम मरकजी हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी काम कर रही है और हुकूमत ने कई शोबों के लिए राहती पैकेज का ऐलान भी किया है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के कामों में मजीद तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर से दफा 370-35A को खत्म कर दिया गया था। एक नई शुरुआत कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए हुई थी। सवाल ये उठ रहा है कि अब 1 साल गुजरने के बाद आखिर कहां पर कश्मीर के लोग खड़े हैं? क्या कुछ हालत और सूरत कश्मीर की बदली है? जो वादे सरकार ने किए थे वो कितने सच साबित हुए हैं? इसके अलावा मिलिटेंसी, दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो इश्यूज जम्मू कश्मीर के अभी हैं और इस 1 साल में कितनी तस्वीर बदली है खासतौर से जम्मू कश्मीर की, इस पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कविंदर गुप्ता जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। कविंदर गुप्ता जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और रविंदर शर्मा जी, चीफ स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए। और मोहित भान जी स्पोक्सपर्सन हैं PDP के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए। सारे मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कविंदर गुप्ता जी सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि 1 साल मुकम्मल हुआ है 370 के खात्मे का जम्मू कश्मीर में। इस 1 साल को किस तरह देखते हैं? कितना बदलाव आप देख रहे हैं कश्मीर में? देखिए, कुल मिलाकर के धारा 370 जी एक कलंक था जम्मू कश्मीर पर, जिसके कारण से अलगाववाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, अराजकता बढ़ी और पाकिस्तान प्रस्त लोग जो थे वो वहां पर पैदा हुए। वहां पर ISIS के झंडे चढ़ते थे, वहां पर हुर्रियत या दूसरी इस प्रकार की संस्थाओं के लोग शरेआम मस्जिदों से आह्वान करके लोगों को गुमराह करते थे। आज स्थितियां इतनी बदली हैं। पिछले 6 महीने में लगभग 200 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और इसके साथ ही जो नित्य प्रति पैलेट गन चलती थी, जब एक मिलिटेंट मरता था तो उसके बाद लाखों लोग उसके जनाजे में जाते थे। उन चीजों में कहीं ना कहीं कमी आई है और खास करके हवाला का पैसा या टेरर फंडिंग जो होती थी उसको बिल्कुल यहाँ पर आज बंद हो गई है। आज लोग एक उम्मीद की किरण उनको लगती है। कोई भी ये जो अपने हुर्रियत के लोग या दूसरे के लोग जब बंद की कॉल देते हैं
और उसमें कोई उसका असर नहीं होती है। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं और कुल मिलाकर के एक नया दौर यहाँ पर डेवलपमेंट का आया है। इस बार जो बजट आया है वो भी पहले से 10 गुना है। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो सारे शुरू हो गए हैं। खास करके हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी जिनको 70 साल से वोट डालने का अधिकार नहीं था, 70 साल से उनको जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, ये वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, इनको हर तरफ से ये बिल्कुल इनको इग्नोर किया जाता था। आज वो चीजें सामने आई हैं। जो बार बार एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी ने ये नहीं कहा कि तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है, पंजाब भारत का अभिन्न अंग है, हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है। आज लोगों में एक लगता है उनको कि अपने कोई सरकार आई है और नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलतियों के कारण से और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया था, आज सही मायने में आज कश्मीर पूरी तरह से भारत का है। और हम आज बात करते हैं तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ना कि ये जो दूसरी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें, दूसरी सरकारें यूएनओ में या इस कश्मीर के प्रश्न की बात करती थी। आज उस पर सभी पर लगाम लगी है। आज राष्ट्रवाद की सोच है, यानी कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर अब तरक्की कर रहा है। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, क्या वाकई में कश्मीर, जिस तरह से कविंदर गुप्ता जी बता रहे हैं, क्या वाकई में कश्मीर का एक नया दौर शुरू हो गया है इस एक साल में? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरह से कविंदर गुप्ता जी ने जो चीजें गिनाई हैं, क्या वाकई में यह बदलाव हो रहा है कश्मीर में? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक साल के बाद, इसका सबूत ये है कि एक साल के बाद भी आप जब इस चीज की बरसी या खुशी बना रही थी भारतीय जनता पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी थी, उनको हाउस अरेस्ट और डिटेन था और कर्फ्यू था कश्मीर में। कल से ही, एक दिन पहले से ही कर्फ्यू नाफिज किया गया, रात को उसको लिफ्ट किया गया, लेकिन अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू वहां था। जम्मू सूबे में भी कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस ने कोई ब्लैक डे या कोई प्रोटेस्ट आज नहीं रखा था। हमने कल से ऑनलाइन हमने लोगों को राय जानना चाहिए कि 5 दिन का हम कैंपेन हमने ऑनलाइन स्पीकअप जम्मू कश्मीर रखा कि आप अपनी राय बताइए कितने आप खुश हैं। लेकिन उसके बावजूद घरों से जो हमारे कई लीडर थे उनको नहीं निकल दिया। 4G एक साल के बाद भी गवर्नमेंट कहती है कि सिक्योरिटी के हालात इतने खराब हैं कि हम 4G को रिस्टोर करने की इजाजत नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट तक जहां एफिडेविट देती है, अगर कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर खुश है, वो 80% लोग जो हिंदुस्तान की जमहूरियत में वोट देते थे, मिलिटेंट्स के खिलाफ खड़े होकर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तमाम की डिक्टेट को इग्नोर करके वो लोग हिंदुस्तान की जमहूरियत संविधान के तहत चुनाव लड़ते थे, आज वो कहेंगे कि आपके पूरे कश्मीर वादी को लॉकडाउन करना पड़ता है। एक साल से लोग, एक चीफ मिनिस्टर अभी भी PSA के तहत अंदर है, 3 चीफ मिनिस्टर यहाँ पे डिटेन रहे, कोई PSA, किसी कारण का चौथे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जहां रहे, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जम्मू कश्मीर आना पड़ा। और इसलिए आपने एक उपभोक्ता कानून में भी अगर तब्दीली करनी हो तो मेरे ख्याल से काफी विचार विमर्श किया जाता है, पार्लियामेंट्री एक प्रोसीजर है। लेकिन 70 साल से एक आइन की वो धारा जो कि बहुत सी यहाँ की पॉपुलेशन का एक आर्टिकल ऑफ फेथ था, उसको आपने जिस बर्बरता से, जिस आर्बिट्रेरी तरीके से एक जकाजक कुछ मिनटों में जो है वो ध्वस्त कर दिया। उसकी रियासत को, हमारी पहचान जो डोगरा हिस्टोरिकल स्टेट थी 175 साला, उसको आपने डिवाइड करके, डाउनग्रेड करके एक यूटी बना करके, विच इज नो बेटर। तो सरकार तो कह रही है कि दोबारा से हम इसे फिर रियासत बनाएंगे, हिंदुस्तान की यूटी को हम दोबारा से सरकार बनाएंगे, दोबारा से रियासत बनाएंगे। माफ कीजिएगा, सरकार तो ये कह रही है बार बार। चलिए वो बनाएंगे जी, वो तोड़ी क्यों? ये तो कहे भारतीय जनता पार्टी के इनके कार्यकर्ता, जो जम्मू के लोग कहते थे, इन्होंने तो नारा दिया था 2002 में कि जम्मू की स्टेट बनाएंगे अलग। आपको जम्मू वालों ने कहा था कि यूटी बनाओ, यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई? आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते, आपने तोड़ते, आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि आपने स्टेट के ही हिस्से तोड़ दिए और उसको डाउनग्रेड कर दिया, और फिर आपने तमाम लोगों को पाबंद और बंद कर दिया। कश्मीर वादी तो मोबाइल छोड़कर लैंडलाइन टेलीफोन से लोग वंचित रहे, तमाम लीडर्स बंद रहे, 600
6,500 6,600 लोगों को ऑफिशियल तौर पे डिटेंशन हुई, जिसमें 144 माइनर थे। और किस किस्म की हालात वहां रही। जम्मू में भी हमारे लोग हाउस अरेस्ट रहे 2-2 3-3 महीने तक। और वो ठीक है, लेकिन लोग अब छोड़े जा रहे हैं। जो लोग नजरबंद थे, जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, वो लोग अब धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं। रविंदर शर्मा जी, लोगों को अब रिलीज किया जा रहा है, लोगों को छोड़ा जा रहा है। आपने जिस तरह से कई सीएम का तस्करा किया, तो उसमें से कई लोगों को छोड़ दिया गया है। मैं मोहित भान जी आपके पास आऊंगा। कोई कानून बंद, मैं आपसे ठीक है, मैं रविंदर जी दोबारा से आऊंगा। रविंदर जी जल्दी से, मैं सारे पैनलिस्ट को जोड़ लेता हूं डिबेट में। मैं दोबारा से आ रहा हूं और एक बात मैं मोहित भान आपके पास आऊंगा। मोहित, क्या आपको लगता है कि एक साल में वाकई में जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की अगर हम बात करें, बदलाव देखने को मिल रहा है? जिस वादे पर, जिस नियत के साथ सरकार ने 370 को हटाया था, क्या उसका असर दिख रहा है इस एक साल में? दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री जो हमारी रियासत के रहे हैं, डॉक्टर कविंदर साहब, मुझे नहीं लगता है कि जब से इन्होंने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, उसके बाद कभी कश्मीर में कदम रख के हालात को देखा है। अगर ये जमीनी तौर पे हालात को ना देखते हैं और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से अगर हालात को देखें तो, और अगर अखबारों का इस्तेमाल करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो ये देखेंगे कि हालात में बदलाव तो दूर की बात है, ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन्होंने बोला 200 मिलिटेंट मारे गए, मैं इनका रिकॉर्ड ठीक कर दूं, अभी तक 156 मिलिटेंट्स को मारा गया है। और इसमें 370 या 35 से हटाने की बात नहीं है, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए, ये नंबर हर साल बढ़ता गया है। इसके अंदर 370 या 35 से हटाने की अपने गले में आप ये खुद माला ना डालिए कि ये हमारी अचीवमेंट है, ये आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भाई लोग हमारे साथ हैं, लोग बहुत इस 370 और 35 के फैसले को एब्रोगेट करने से बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन है। तो आप देखिए कितनी सख्ती हुकूमत को पेश करनी पड़ रही है लोगों के लिए, ताकि वो घरों से बाहर आकर अपना रोष प्रकट ना कर पड़े। 2 दिन का कर्फ्यू नाफिज किया गया गली गली। उसके बाद अगले दिन जब इंटरनेट के जरिए से, जब सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर लोगों ने अपना रोष प्रकट किया, लोगों ने इस फैसले का मजाक उड़ाया कि कैसे कर्फ्यू लगाया जाए, तो उस कर्फ्यू को कागजी तौर पे हटाया गया। लेकिन आप देखें पूरी कश्मीर वादी के अंदर आज भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डाला गया और लोगों को बिल्कुल बाहर आने से रोका गया। तो ये खुद ब खुद में बयान करता है कि हालात कितने बदले हैं और कितने बद से बदतर हो गए हैं। एक तीसरी चीज मैं बताऊंगा, ये बोल रहे हैं कि इससे आतंकवाद कम हो गया, अलगाववाद कम हो गया। अगर आप ये देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर जितने मेन स्ट्रीम लीडर इन्होंने बंद किए थे या जिनको छोड़ा भी गया, वो सिर्फ नाम के लिए छोड़ा गया है। उनको छोड़ा गया है और घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर रखा है। अभी हम 4 दिन, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 4 दिन पहले सजाद लोन साहब को इन्होंने अपना हाउस अरेस्ट से उनका ऑर्डर निकाला, लेकिन उनको बात करने की इजाजत ही नहीं है। ना मीडिया से वो बात कर सकते हैं, ना वो घर से बाहर निकल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का बहाना करके उनको। तो ये सब जो है आंखों के अंदर धूल झोंकने की बात है। अब हम कश्मीर को छोड़ते हैं, जम्मू के जिले पे आ जाते हैं। जम्मू में जो एक डेवलपमेंट बीजेपी के हवाले से हुई है, वो सिर्फ टोल प्लाजा की हुई है। 4 जगह NHIA के कानून का उल्लंघन करते हुए 4 जगह टोल प्लाजा लगाए जाते हैं। लखनपुर में हमारे जम्मू के डोगरा भाइयों को दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा के गुंडे बुलाकर वहां टोल के ऊपर बात करने के ऊपर उनको पीटा जाता है। परसों 4 लड़कों का सिर फाड़ दिया गया। मैं इस पर कविंदर गुप्ता जी से बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं कर्नल टिप्पी त्यागी साहब आपके पास भी आऊंगा। लेकिन जम्मू में ये ठीक है डोगरे भाइयों को कविंदर गुप्ता जी, सरकार के जो दावे हैं, सरकार के जो बयान हैं, अपोजिशन उस पर कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। अपोजिशन सरकार के दावों पर एक तरह से मुत्तफिक नहीं है। देखो, नेहरू और शेख अब्दुल्ला की नालायकी के कारण से 70 साल हमारे वाल्मीकि भाइयों को, हमारे गोरखा भाइयों को, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को वंचित रहना पड़ा। मैं इनसे कांग्रेस एक बार ये बयान दे
कि इनके अधिकार वापस लिए जाएंगे जब हम आएंगे। कांग्रेस इस प्रकार का बयान देकर के रविंदर जी आ रहा हूं। तो अगर शेख अब्दुल्ला की कोई गलती नहीं थी तो उसको लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कविंदर जी, ये वाल्मीकि के लिए, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के लिए गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी प्रपोजल था कि इसको वन टाइम सेटलमेंट देके, वन टाइम ग्रांट देके सेटल कर दिया जाए। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको 335 से उनको 50,000 लोगों को रेजिडेंसी देने के लिए 370 या 35 से हटाने की जरूरत गिलानी वगैरह क्यों सीधे देते जा रहे हैं? 1,25 लाख लोगों बंद हो गई है और यही कांग्रेस और ये दूसरी पार्टियां हैं ये मिलिटेंसी की सपोर्ट करने वाली पार्टी में हिंदुस्तान के लिए जज्बा कश्मीर में रहता था। मोहित भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। मोहित मैं आ रहा हूँ, पहले कविंदर जी को सुन लेते हैं। मोहित मैं आ रहा हूँ। मोहित मैं चाह रहा हूँ एक एक करके ही बात रखिए। ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, एक एक करके बात रखिए। कविंदर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन ले लूंगा। रविंदर जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ये जो जब आएंगे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के अधिकार वापस लेंगे, कांग्रेस इस प्रकार का बयान तय करे। कांग्रेस ने यहां पर बिना किसी कारण के शेख अब्दुल्ला को बिठाया, फिर उसने मिलिटेंसी लाई, उसका पूरा परिवारवाद के कारण से यहां देश का सत्यानाश किया है और इनको इस चीज की माफी मांगनी होगी। आज इनको पूछने वाला कोई नहीं है सड़कों पर, तो ये तभी चिल्लाते हैं। आज ये कहें कि एक बार जब आएंगे तो धारा 370 को वापस लाएंगे, इसमें इतना दम है, हमारे में दम है तो हमने किया है। हमारा एजेंडा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का। रविंदर शर्मा जी बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। टीपी त्यागी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। मिलिटेंसी पर भी हमें बात करनी है। रविंदर जी आवाज नहीं आ रही, कोई ऑडियो में प्रॉब्लम है? रविंदर जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? मैंने सुना कुछ नहीं, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी टोटली गुमराह कर रही है। आज जम्मू में भी रोष है कि आपने हिस्टोरिकल स्टेट को तोड़ दिया, जम्मू के अधिकार खत्म कर दिए। जो जम्मू की पहचान थी उस चीज के ऊपर जम्मू का युवा और जम्मू के लोग बहुत रोष में हैं। ये कश्मीरवादी की बात नहीं है, जब उन इलाकों की जो लोग दफा 370 को बिल्कुल छेड़खानी के हक में नहीं थे, लेकिन वो लोग जो कल इनके समर्थक भी थे वो इस चीज से खुश नहीं है, ये जान लें। और ये बात लोग प्रदर्शन करते, अगर आज कोविड की सिचुएशन ना होती, आप जम्मू में भी देखते कितने प्रदर्शन हैं। आपने किस तरह से बर्बरता से एक स्टेट को तोड़ दिया। फिर आपने जो डोमिसाइल कानून बनाया, जो आपने कहा था 370 तोड़ते वक्त जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरी महफूज रहेगी, 4G से महरूम करके आपने 3 फ्लड गेट वो खोले जो पुश्तैनी जिनका रिश्ता नहीं, जिससे बाहर के वो नौजवान उनके साथ कंपटीशन करेंगे। आप मनमर्जी से जेके बैंक में जो धांधलियां हुई, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा इसकी कोई जांच नहीं, उन्होंने खुद कहा 22 फैसलाबाद हुआ पीडीपी बीजेपी सरकार में। और मुझे ये बताइए कि इस रियासत को इस धाने पे पहुंचाने वाले कौन हैं? इन्होंने एक मौका प्रस्त का जो गठबंधन किया, आज अपनी महबूब का जो ठीक है कविंदर की बात हो गई, मैंने आपको टाइम दिया था और रविंदर शर्मा जी आपकी बात हो गई। मैं त्यागी जी अब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है बात हो गई। अब हम क्योंकि 1 साल कश्मीर का मुकम्मल हुआ है, मिलिटेंसी बहुत बड़ा इशू है, दहशतगर्दी बहुत बड़ा इशू है। मैं कर्नल टीपी त्यागी साहब आपके पास आना चाहूंगा। 1 साल 370 को हटाए हुए हो गए। इस 1 साल में अगर डिफेंस की हम बात करें, सिक्योरिटी की बात करें और मिलिटेंसी की बात करें, आज कहां पर कश्मीर को आप पाते हैं? मैं नेहरू गांधी की नहीं, मैं केवल तर्क की बात करूंगा जी। इस साल 40 स्टोन पेंटिंग की घटनाएं हुई और पिछले साल 670 हुई थी जी। दूसरी बात, आपने इस साल में पाकिस्तान के फ्लैग को उठाते हुए, हिंदुस्तान के फ्लैग को जलते हुए या आपने ISI के फ्लैग को उठाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वहां पे अपने देश के फ्लैग को जलाना या उसका असम्मान करना देशद्रोह या कोई जुल्म ही नहीं माना जाता था। अब एक बात, मुझे ऐसा लगता है कि 370 को केवल पाकिस्तान के लिए बनाया गया था। सर गौर से सुनना, एक पाकिस्तान का नागरिक अगर कश्मीर की औरत से शादी करता है तो उसे JNK की नागरिकता भी मिल जाएगी, भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी। अब जो मिलिटेंट जैसे विचार रखने वाले लोग इस तरकीब से कश्मीर में आए
और अगर ये लोग ना आए होते तो इतने सारे स्लीपिंग सेल ना होते। ये तो कल्पना के बाहर है कि दूसरे देश के 4 आतंकी आ जाएं और यहाँ पे हमला कर दें। ये सिर्फ स्लीपिंग सेल्स की वजह से हुआ, और वो स्लीपिंग सेल्स इस कानून की वजह से थे जो 370 है, और 370 को 70 साल तक नहीं हटाया गया। ये गलती थी। गलती ये थी कि ये ट्रांजिएंट था, टेम्परेरी था, और इसके अंदर एक प्रोविजन था तीसरा कि इसे रिपील किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, और सिर्फ उसमें एक कंडीशन ये थी कि जे.एंड.के की असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसे रिकमेंड करे। जे.एंड.के की कंस्टिट्यूएंट असेंबली को पहले ही भंग कर दिया गया था, लिहाजा इसको रिपील कर देना चाहिए था। अब इसका आप ये बताइए, कमाल की बात है, मैं टैक्स देता हूँ, मेरे पैसे पे कश्मीर में काम होते हैं या वहां के नेताओं के पास वो पैसा जाता है, मुझे अधिकार नहीं है कि मैं कश्मीर में एक प्लॉट खरीद सकूं। अब बहुत सारे लोग कह रहे साहब 1 साल में तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। अरे एक कैंसर का इलाज के डिस्प्रिन की गोली से नहीं होता, 70 साल की बात है। मुझे बता दीजिए, क्या तंगधार के गांव में मशीनें नहीं पहुंचा दी गई हैं? क्या वहां जेसीबी, क्या वहां रोड रोलर, क्या वहां पेवर, क्या वहां पे हॉट मिक्सिंग प्लांट नहीं पहुंच चुके हैं? एक प्लांट बनाई गई, तैयार किया गया, और बहुत जल्दी वो सड़कें भी आपको दिखाई देंगी। तो अगर कोई आंख बंद के बैठा रहे कि नहीं साहब यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ कैसे नहीं है? आप वहां पे दुनिया भर का भ्रष्टाचार करते थे, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी के कैग उसके ऊपर निगाह भी नहीं रख सकता था। ये बिल्कुल 370 का हटना बहुत शुभ, ठीक, और पहले नहीं हटा, ये गलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर शर्मा जी, मिलिटेंसी के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहा है। मतलब मिलिटेंसी पर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनकी गिरफ्त रही कहीं ना कहीं। जी सवाल दोहराएंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सर जी रविंदर शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि 370 हटने के बाद मिलिटेंसी पर भी असर पड़ा है, खात्मा हो रहा है उसका भी। कोई शक नहीं, मैं देखिए खात्मा हो जाएगा तो हम सबसे खुश हैं, लेकिन 30 साल से सेना लड़ रही है, फौज लड़ रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस लड़ रही है, इतने जवान शहीद हुए, इतनी कुर्बानियां हुई। पाकिस्तान इस बार सबसे ज्यादा 20 साल में 3260 बार उसने सीजफायर वायलेशन किया 2019 में, और आज तक भी 2500 वायलेशन हो गई है 7 महीने में। और कश्मीर के अंदर जितने मिलिटेंसी के वारदात थोड़े से अगर कम हुए तो कश्मीर वादी तो पूरी सील है। 1 साल से आप फिर ग्राफ को जांचेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब ने जो कहा कि टेररिस्ट मारने से टेररिज्म खत्म नहीं होता, मैं उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ठीक है, कुछ देर आप पिछले आंकड़े देख लीजिए, 2014 से पहले मिलिटेंसी का ग्राफ ये कहा जाता था कि 70 के करीब कुल मिलिटेंट एक्टिव है कश्मीर वादी में। आज 270 आप 1 साल में मारते हैं, और फिर हमारे एक्सपर्ट्स और डिफेंस और आर्मी और पुलिस के लोग कहते हैं कि 250 से 300 मिलिटेंट एक्टिव है कश्मीर में। 250 से 300 मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड पे पार भरे पड़े हैं। ये मेरा बयान नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस 1 साल में मिलिटेंसी की क्या कुछ सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, और ब्रेक के उस पार हम मिलिटेंसी की भी बात करेंगे। इस 1 साल में मिलिटेंसी की सूरत हाल क्या कुछ है, खासतौर से कश्मीर में, उस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। This show is co-powered by PolicyBazaar.com. PolicyBazaar.com. Compare viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. तो प्राइम डिबेट में आज हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जहां दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जबरदस्त कमी आई है। गुज़िश्ता एक साल में फौज ने कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाया और कई दहशतगर्दों को मार गिराया गया। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक साल में बदलाव क्या कुछ आया है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से कश्मीर में खासतौर से मिलिटेंसी की हम चर्चा कर रहे थे, इस पर न्यूज 18 को वजारत दिफा की जानिब से जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में 36% की कमी आई है। यह एक छोटी सी रिपोर्ट हम पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम इसी पर बात करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पाँच अगस्त 2019 को मरकज की मोदी हुकूमत ने एक तारीखी काम को अंजाम दिया। मोदी हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे को वफा करते हुए जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A को मनसूख कर दिया। मोदी हुकूमत के इस फैसले ने गुज़िश्ता कई सालों से जारी तफरीक को खत्म कर दिया। इस फैसले से मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम दिया था। मोदी हुकूमत के इस फैसले के समर आवर नताइज अब सामने आने लगे हैं, जिसकी एक मिसाल सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खात्मे में मिल रही मदद की शक्ल में सामने आ रही है। दफा 370 की मनसूखी से कबल से गुज़श्ता एक साल का जायजा लें तो वादी में दहशतगर्दाना वाक़यात में कमी हुई है। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक दफा 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दाना हमलों में 36% की कमी आई है। जनवरी से 15 जुलाई 2019 तक वादी में कुल 188 दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम दी गई। वहीं इस साल जनवरी से 15 जुलाई 2020 के दौरान कुल 120 दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई। वहीं जनवरी से 15 जुलाई 2019 के दौरान 126 दहशतगर्द मार गिराए गए थे, जबकि जनवरी से 15 जुलाई 2020 में 136 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। 2019 में 51 ग्रेनेड हमले किए गए, जबकि 15 जुलाई 2020 तक 21 ग्रेनेड हमले हुए। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दाना हमलों में 23 आम शहरी मारे गए और 75 जवान शहीद हुए। वहीं इस साल 22 आम शहरी मारे गए और 35 जवान शहीद हुए।
अगर आईईडी हमलों की बात करें तो जनवरी से 15 जुलाई 2019 में 6 आईईडी हमले हुए, जबकि इस साल 15 जुलाई तक 1 आईईडी हमला हुआ। दफा 370 की मंसूखी के बाद फौज को दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में भी मदद मिली। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल मारे गए दहशतगर्दों में 110 मकामी जबकि बकिया पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। मारे गए दहशतगर्दों में सबसे ज्यादा 50 दहशतगर्द हिजबुल मुजाहिदीन के थे। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के तकरीबन 20 दहशतगर्द हैं। वहीं ISJ और अंसार गज़वतुल हिंद के 14 दहशतगर्द मारे गए। हलाकशुदा दहशतगर्दों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू, लश्कर का कमांडर हैदर मारा गया, जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर यासिर और अंसार गज़वतुल हिंद के बुरहान को मार गिराया गया। इसके अलावा 22 दहशतगर्द और इनके 300 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। इस एक साल में 22 दहशतगर्दाना ठिकानों का पता लगाया गया। AK-47 समेत 190 हथियार इस साल जब्त किए गए। मकामी लोगों के मिलिटेंट ग्रुपों में शामिल होने के फीसद में 40% की कमी आई। इस साल सिर्फ 67 जवानों को गुमराह करते हुए दहशतगर्द बनाया गया। वहीं इस साल वादी में दहशतगर्दी और तशद्दुद को हवा देने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी जबरदस्त झटका लगा, जब इसके लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस एक साल में मिलिटेंसी में भी कमी देखने को मिली है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं मोहित भान जी आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में मिलिटेंसी और दहशतगर्दी में भी पिछले एक साल में काफी ज्यादा कमी आई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर काफी अच्छी गिरफ्त बनाई है? आपसे बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के सच्चाई की बात बताऊं तो पिछले 20 साल में अगर मिलिटेंसी के ग्राफ में कभी ड्रास्टिक कमी आई है, जब बहुत भारी गिराव आया है, तो वो सन 2002 से 2005 के बीच में आया है, जब मुफ्ती साहब पहली बार हुकूमत में आए और अपना दौर किया, जब लोगों के बीच में एक नया जोश आया था, एक आवाम और एक जो जवान थे उनके बीच में, फौज के बीच में और आम आवाम के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ा था और जो माहौल था वो सब खुशहाली की तरफ बढ़ता गया था। हमने उस टाइम पे 36% कमी आई है। जो रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई, ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। मिलिटेंसी में 36% की कमी आई है। अबू जी, मैं आपको बता दूंगा, ये देखिए, ये फीसद की कमी के हिसाब से कि अगर हम बात करें तो ऐसी बात हो गई कि हमने भाई 100 मार दिए, 150 मार दिए, लेकिन जो नए 200-250 लड़के बंदूक उठाकर दहशतगर्दी की राह पे निकल रहे हैं, ये किसकी जिम्मेवारी है? इनको रोकना किसकी जिम्मेवारी? बदलाव खाली जैसे हुड्डा साहब ने, हमारे जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ DS हुड्डा साहब रहे हैं, जनरल रहे हैं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स को ओवरसी किया है, इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड उनका एक एज मिलिट्री ऑफिसर रहा है। उनका भी ये कहना है कि दहशतगर्द को मारना दहशतगर्दी का खात्मा नहीं है, और ये बात हम पिछले 30 साल से कहते आ रहे हैं कि हमें दहशतगर्द को नहीं मारना है, हमें दहशतगर्दी को ही मूल रूप से खत्म करना है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि 150 या 200 लोगों को मार दिया गया, लेकिन इस 370 के हटाने की वजह से, इस 35A के हटाने की वजह से जो आम शहरी, जो आम बच्चे, जो आम नागरिक, जो आम लोग जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर बिलीव करते थे, जो आइडियाज इंडिया के अंदर बिलीव करते थे, उनका जो आपने उनको गिरफ्त में रख के जो उनकी जबान बंद करके उनका कत्ल कर दिया है, वो कत्ल किसके सर जाएगा? जो 70 साल की मेहनत, तो अब वो लोग छोड़े जा रहे हैं जिन्हें वक्ती तौर पर गिरफ्तार किया गया था, उन्हें छोड़ा जा रहा है। अब एक बदलाव मोहित भान जी आ रहा है। जो सच्चाई है उसे भी मानिए, जो सच्चाई है उसे भी मानिए। अब उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। देखिए उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इन सबको रिलीज किया गया, सबको छोड़ा गया। ठीक है, जो सच्चाई है उसे भी मानिए आप। मैं मानकर आपकी बात बोलता हूं कि भाई चलो, उमर साहब को छोड़ दिया है, फारूक साहब को छोड़ दिया है, मैं अपनी तंजीम के ऊपर, PDP के ऊपर बाद में आता हूं। पहले मैं, चलो आपने NC की बात की, आज फारूक साहब ने एक नॉर्मल मीटिंग का इनविटेशन दिया था कि हम एक बैठ के इस हालात का जायजा लेंगे।
एक नॉर्मल मीटिंग थी, कोई कर्फ्यू नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि आज कोई कर्फ्यू नहीं है, जो कर्फ्यू का ऑर्डर दिया गया वो हम वापस लेते हैं। हर किसी पॉलिटिकल सियासी लीडर के सामने, घर के सामने इनलीगली फोर्सेस बिठाई गई और उनको घर से बाहर नहीं आने दिया। क्या आप देखिए मोहित भांजी, आप कश्मीर से और कश्मीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, कितना सेंसिटिव है कश्मीर, कितना सेंसिटिव है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये समझ से परे है। कश्मीर कितना सेंसिटिव है, कितना हसास है कश्मीर का मामला, इसमें भी इस तरह की बातें करेंगे तो ये समझ से परे है। क्या डॉक्टर फारूक ने हड़ताल की कॉल दी? क्या महबूबा जी ने हड़ताल की कॉल दी? क्या गुलाम अहमद मीर साहब ने कांग्रेस से हड़ताल की कॉल दी? क्या सियासी पॉलिटिकल सरगर्मियों का जायजा लेना, एक कमरे में बैठ के सारे सियासतदान बैठ के अगर कोई बात करना चाहते हैं, क्या ये बात करना इस जमहूरियत के अंदर गुनाह है? क्या बीजेपी के खिलाफ कोई बात करना, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बात करना ये कोई गुनाह है? हम किसी जमहूरियत में रहते हैं या किसी तानाशाह मुल्क में रहते हैं? ठीक है, ठीक है। मैं कविंदर गुप्ता जी एक बहुत छोटा सा रिएक्शन। कविंदर गुप्ता जी, दहशतगर्दी में कमी आई है इस एक साल में, लेकिन अपोजिशन का यही कहना है कि सरकार का दावा था कि बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, वो चीज अभी नजर नहीं आ रही है। दहशतगर्द या मिलिटेंट आज भी मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो मिलिटेंट्स है वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और ये पाकिस्तान परस्त लोग आज भी उनको सपोर्ट करते हैं। ये तो चाहते हैं इनकी दुकानें चलती रही है कश्मीर में, जिस प्रकार से इन्होंने हालात बनाए थे उसी का परिणाम है। 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम एक दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गिलानी इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर हो गया है? आज उसकी दुकानें क्यों नहीं चल रही? यही लोग थे, अगर गिलानी के पेट में दर्द होता था तो उसको चार्टर्ड प्लेन देकर के दिल्ली में उसको एम्स में पहुंचाते थे। आज इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इनके 70 साल से बिगड़े हुए जो इनकी आदतें थी, अब उसको सुधारना चाहती है तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर उनको 50 साल 100 साल इस देश के जो खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उनको जबरदस्ती भी बंद किया जाए तो उसमें कोई, ये लोकतंत्र ये नहीं कहता कि आप एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज को हमेशा उनका साथ देते रहो और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते रहो। यही लोग जो पत्थरबाजों को समर्थन करने वाले थे, पत्थरबाजों को छोड़ने वाले थे, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज पत्थरबाजी। ठीक है, रविंदर शर्मा जी, जनाजे में जब लाखों की तादाद जिस मिलिटेंसी की हम बात करते हैं, कम से कम अभी एक उसके खिलाफ एक शुरुआत हुई है पिछले एक साल में। अगर हम देखें 36% अगर इस मिलिटेंसी में कमी आई है, हमलों में कमी आई है, तो इसे अपोजिशन एक शुरुआत क्यों नहीं मान रहा है कि एक बेहतरी है कश्मीर के लोगों के लिए, एक अच्छा कदम है कश्मीर के लोगों के लिए? ये क्यों कहा जा रहा है कि सुन लीजिए जनाब, अगर ये क्यों कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही शुरुआत हुई है आतंकवाद के खिलाफ, 1990 से शुरुआत नहीं हुई? आप पिछला रिकॉर्ड देखिए कि 1990 से लेकर के कितनी मिलिटेंसी और 2014 तक क्या था। 1 मार्च 2015 से जम्मू कश्मीर का सरकार कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र से, और यहां भी पार्टनर थी। और जब बुरहान वानी को मारा गया, इनके उस वक्त के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे से हादसा हो गया। इसलिए 10,500 पत्थरबाज जिनको ये विपक्ष में कहते थे ये देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं, इनको आतंकवादी कानून के तहत अंदर ठोकना चाहिए, उनके लिए आपने, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे, हमने केस वापस लिए। तो हमने तो नहीं ये कहा, आप डील कर रहे हैं 2015 1 जनवरी से, 1 मार्च से लेकर के, और आज आप 19 के साथ और 18 के साथ 2020 को कंपेयर कर लेंगे, जबकि वहां बिल्कुल सन्नाटा है, और फिर भी आप कहते हैं कि 36% ही हुआ। क्यों 36% हुआ? हम तो सेना की बहादुरी, जवानों की कुर्बानियां, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की, उनका कम नहीं करते, लेकिन ये मत कहिए कि पहले सरकारों ने आतंकवाद से नहीं लड़ा। और दूसरी बात कि ये सत्ता में भी रहे और आज अपने पार्टनर्स को कोसेंगे उस काम के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आप केंद्र में थे, होम मिनिस्टर यहां देखते हैं जम्मू कश्मीर के डिस्टर्ब स्टेट रही है, इसलिए ये सिर्फ पैमाना नाप लेना, इससे हालात सामान्य हो रहे हैं। आपने जो कर्नल टीपी त्यागी साहब, कश्मीर से क्या वाकई में आपको लग रहा है, अगर अब एक कमी आनी शुरू हुई है, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में, आने वाले कुछ महीनों में ये मिलिटेंसी पूरे तौर से खत्म हो जाएगी? तजुर्बा आपका क्या कह रहा है? ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी।
देखिए, मिलिटेंसी होना तो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को खुश रखने के लिए, कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, और चूंकि एक आतंकी को बनाना एक सिपाही के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है, उन्हें जन्नत का ख्वाब दिखाकर हुरों का, तो वो तो पूरी तरह तो ये नहीं खत्म होगी, थोड़ा बहुत चलता रहेगा क्योंकि बॉर्डर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस दहशतगर्दी का माहौल, उसको बढ़ावे का माहौल वो लोग नहीं बना रहे थे जो ये कह रहे थे कि पीओके किसी के बाप का नहीं है, जो ये कह रहे थे कि पत्थरबाज तो बहुत इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे हैं, और जो ये कह रहे थे कश्मीर के अंदर कि अब हमारी संख्या बहुत हो गई है, हम एक अलग हिंदुस्तान या एक अलग देश बनाना चाहिए। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, और जो अपोजिशन के लोग हैं अच्छे लोग हैं, लेकिन वो ये सुन लें कि आज का सिपाही 1947 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके पास मोबाइल है, टीवी देखता है, और वो जहां देख रहा है, समझ रहा है कि उसके नेताओं का आचरण और भाषण क्या है। हम में भी इतनी इंटेलिजेंस है कि हम समझ सके कि ये अपोजिशन अपनी सियासत के लिए बोल रहे हैं या देश की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। अब अगर अब ये एक लाइन में बोलना शुरू करें तो ये दहशतगर्दी जो आज 36% कम हुई है, अगले साल के अंदर ये 95% कम हो जाएगी। दहशतगर्द के मारने से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, ये हम मानते हैं कि नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा माहौल ठीक हो और दहशतगर्दों को पता लग जाए कि यहाँ जाने का मतलब 2.5 फीट गड्ढे में जाना ही है, तब दहशतगर्द अपने आप आना बंद करेंगे। बिल्कुल। मैं कविंदर गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। कविंदर गुप्ता जी, इस एक साल में हमने देखा कि कश्मीर के लोगों के जो पुराने मसले हैं उन मसलों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। बिजली, पानी आज भी बड़ा इशू है। इसके अलावा यह इशू आप छोड़ दीजिए, कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापसी का मसला भी अभी जूं का तू पड़ा हुआ है। खाते हैं, लेकिन उनके लिए इनके दिल में कोई दर्द नहीं है। ये बीजेपी वही पार्टी है जिन्होंने लैंड एंड टेंपल श्राइन बिल को 2 बार असेंबली में टेबल होने से रोका गया। ये लोग सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पे सियासत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडितों का कोई दर्द इनका नहीं है, ना इनके मुंह के ऊपर, इनकी कविंदर जी, कश्मीरी मोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहित, मैं आ रहा हूं। मेरा असल में सवाल कविंदर गुप्ता जी से था। कविंदर गुप्ता जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? कविंदर गुप्ता जी, मुझे सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, मुझे सुन पा रहे, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है मोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहित, एक बड़ा मसला, कश्मीरी पंडितों को सरकार से बहुत आस थी कि अब 370 जब हटाए तो इसके बाद अब इन्हें राहत मिलेगी। कम से कम ये अपना घर बार छोड़कर दर-दर भटक रहे हैं, अब इन्हें इनकी घर वापसी होगी, कश्मीर वापसी होगी, लेकिन 1 साल से सिर्फ इनसे वादे ही किए जा रहे हैं। मोहित, 1 साल से नहीं अबू जी हो रहे हैं ये वादे हमारे साथ पिछले 30 साल से। मैं एक कश्मीरी पंडित हूं और मैंने भी अपना पलायन किया, उसके बाद में वापस कश्मीर आया। ये वादे हमारे साथ बीजेपी पिछले 30 साल से कर रही है। पिछले 30 साल में से हमने 12 साल, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत में और पिछले 6-7 साल मोदी जी की हुकूमत में, 12 साल हमने 30 साल में से बीजेपी हुकूमत में अपना माइग्रेशन जो है वो इस हुकूमत में काटा। करीबन 40% टाइम हमने बीजेपी हुकूमत के अंदर एज माइग्रेंट थम रहे हैं। इन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों को वोट के लिए, लेकिन मोहित भांजी, एक ऐसा भी वक्त आया था जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में भी बीजेपी थी और कश्मीर में भी आपके साथ पीडीपी के साथ बीजेपी थी। उस वक्त तो बहुत अच्छा मौका था। मौका बिल्कुल था, मौका बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की मंशा कभी यह नहीं थी कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर आकर वहां पे रिहेबिलिटेट हो जाए, क्योंकि इनकी सियासत का एक चैप्टर उस चीज से खत्म हो जाता है। ये कल को किस तरीके से बेचेंगे कश्मीरी पंडितों का दर्द, ये कल को किस तरीके से पूरी दुनिया में कश्मीर को एक जालिम की नजर से दिखाएंगे, हर किस तरीके से, क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं है कि कश्मीरी पंडित वापस। ठीक है, मैं रविंदर शर्मा जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद कविंदर गुप्ता जी मैं फिर आपसे दोनों का जवाब लूंगा। मैं रविंदर शर्मा जी, कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी न होना, 1 साल निकल गया, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं और कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं।
सिर्फ 1 साल नहीं निकला, मैं कहता हूँ 6.5 साल निकले। और ये मैं भी बताऊं कि जो उनकी रिहेबिलिटेशन के कुछ एफर्ट्स हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो पैकेज दिया उसमें 3000 नौकरियों में से 2900 बच्चे कश्मीर में ज्वाइन हो चुके थे। 4 जगह वहां ट्रांजिट कॉलोनी जो है वो उनके लिए कॉलोनी बनाई गई है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। उसमें शेखपुरा, बडगाम, पटन, बारामूला वो सबूत है, और वो बच्चे वहां रह रहे थे प्राइवेट अकोमोडेशन में। हमने उनको इंटेग्रेट किया, रिहेबिलिटेट किया। इन्होंने भाषण दिए, इन्होंने भड़काया और कश्मीर में आग लगाई। ये मोहित वान जी ठीक कह रहे हैं कि इनका मसला खत्म हो जाता है, क्यों नहीं आप कर सके? और आप सिर्फ इल्जाम लगाते हैं पिछली सरकारों पे, और इल्जाम लगाते, वो तो आतंकवाद पाकिस्तान चला रहा है, प्रॉक्सी वार थी। सब लोग जानते हैं कि 6 साल 90 से लेकर कैसे गुजरे, चाहे उसमें जगमोहन जी भी रहे, हम उनको भी दोष नहीं देते, लेकिन उस वक्त उनको निकालना एक बहुत बड़ा हादसा था, गलती थी, कैसे भी हुआ, लेकिन खतरा था, हम ये मानते हैं। लेकिन आप सिर्फ इल्जाम मरते हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं। आप अगर पूछेंगे तो जो मैक्सिमम कुछ हुआ भी है, उनको जो रिलीफ मिलता भी है, वो कैश के तौर पे की तौर पे कांग्रेस के दौर में हुआ। और कांग्रेस के दौर में जगती टाउनफिट 2100 करोड़ रुपए की उनकी टेनमेंट कॉलोनी यहाँ बनी, उनके लिए यहाँ क्वार्टर बने। कश्मीर में 3-4 जगह मुझे जानकारी है। कर्नल टीपी त्यागी साहब, क्योंकि डिफेंस से आप जुड़े रहे हैं, कश्मीर को बहुत अच्छे से आप समझते हैं और जानते हैं। वापस आते हैं। 370 को माना जा रहा था कि कश्मीरी पंडितों के कश्मीर आने में ये एक रोड़ा है कहीं ना कहीं। 370 हटने के बाद भी हम देख रहे हैं कि 1 साल हो गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों से कश्मीर वापसी को लेकर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। नहीं सर, ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है जी। दरअसल में कश्मीरी पंडित जो ये कह रहे हैं कि हमने इनको पैसे दिए और इनकी कॉलोनी बनाई, निकाले भी तो ये उन्हीं की राज में गए थे। पर खैर, इसका एक सॉल्यूशन है सर। 60,000 सिपाही भरी जवानी में हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, और उनके कोई रिहेबिलिटेशन की मुकम्मल प्रोग्राम हिंदुस्तान में नहीं है। अगर कश्मीर के बॉर्डर पर उन सिपाहियों को खेती की जगह दे दी जाए, बसा दिया जाए, तो उनकी वजह से कश्मीरी पंडित भी वापस जाएंगे। और मजाल है कि कोई स्मगलर या कोई आतंकी घुसपैठ कर पाए। सर, आपने कभी चाइना में सुना है आतंकवाद? चाइना ने अपने, जहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, बाकी बचे हुए बॉर्डर के ऊपर अपने सैनिकों को बिठा दिया है, और उन्होंने उसे इतना हरा भरा कर दिया कि अब उसे ग्रीन वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। नहीं सुना ना वहां पे आतंकवाद? ये काम हिंदुस्तान में भी किया जा सकता था, नहीं किया गया, अब किया जाए। बहरहाल हमको किसी डिस्कशन से कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालना चाहिए। बिल्कुल। और साहब जी और ये जो अपोजिशन वाली बात है, हम तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हमने ये तो सुना था कि सभी कंपनियां सरकारों को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करती हैं। हमने ये कभी नहीं सुना कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे। इस एक पॉइंट से आप समझ सकते हैं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कश्मीर मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में कश्मीर के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, कश्मीर को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए सबको एक साथ मिलकर आना होगा। सरकार के साथ अपोजिशन को खड़ा होना पड़ेगा, और इसके अलावा सबसे अहम कश्मीरी जो लोग हैं उन्हें खुद अब सरकार के साथ एक तरह से आना होगा, ताकि कश्मीर को दोबारा से पटरी पर लाया जा सके। कश्मीर की जो खुशियां हैं, कश्मीर जो अपनी रवायतों के लिए जाना पहचाना जाता है, वो खुशियां दोबारा से कश्मीर की लौट कर आ सके। इसके लिए सबको अब एक साथ मिलकर ही आना पड़ेगा। सरकार, अपोजिशन और कश्मीर के जो लोग हैं, वहां की जो पार्टियां, सबको पे एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी कश्मीर दोबारा से पटरी पर लौट कर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता जी, रविंदर शर्मा जी, मोहित भांजी और टीपी त्यागी साहब प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। क्या आप Amazon प्राइम के मेंबर हैं और खरीदारी के